हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकुलरिज्म के बारे में। सेकुलरिज्म इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, इंडिया में सेकुलरिज्म का क्या महत्व है और ये इंडिया में किस तरीके से देखा जाता है और वेस्ट में किस तरीके से देखा जाता है, ये सारे पर्सपेक्टिव कि सेकुलरिज्म में क्या क्या चीज़ें हैं, हम कोशिश करेंगे कि आज के क्लास में सारी चीज़ें हम कवर कर सकें। हम आज के इस क्लास में मेनली कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। हम पहले देखेंगे कि सेकुलरिज्म का डेफिनेशन क्या है और सेकुलरिज्म और सेकुलराइजेशन में क्या रिलेशन है, ये दोनों किस तरीके से एक से दूसरे रिलेटेड है। फिर देखेंगे सेकुलरिज्म इन इंडिया, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेकुलरिज्म को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। हम प्री इंडिपेंडेंट जो इंडिया था वहाँ पर सेकुलरिज्म का क्या रोल था और इंडिपेंडेंस के बाद सेकुलरिज्म का रोल में किस तरीके से चेंजेस हुए हैं। और फिर देखेंगे 3 कंपोनेंट्स ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया, इंडिया में सेकुलरिज्म का मेनली 3 कंपोनेंट्स है। ये 3 कंपोनेंट्स क्या है, इन सारे चीज़ों के बारे में आज हम इस क्लास में डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। अगर हमें इंडिया को समझना है तो सेकुलरिज्म को समझना बहुत ज़रूरी है। रिलीजियन को समझने के लिए भी सेकुलरिज्म का पर्सपेक्टिव बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें अच्छी तरीके से इंडिया का सेकुलरिज्म और वेस्ट का जो सेकुलरिज्म है इस दोनों में डिफरेंशिएट ना कर सके तो हमारा सेकुलरिज्म का स्टडी बहुत अधूरा रह जाएगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्ट का जो सेकुलरिज्म है इन दोनों को हम आज अच्छी तरीके से डिफरेंशिएट कर सकें और क्लास के अंत तक सेकुलरिज्म का जो भी कॉन्सेप्ट है, मेजर कॉन्सेप्ट, सारे चीज़ों को हम अच्छी तरीके से डिस्कस कर सकें। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी के रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे जो इग्नो के एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके अलावा आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। यहाँ पर जो भी मटेरियल्स है मेनली इग्नो से ही लिए गए हैं, इसलिए ये कंटेंट सबसे बेस्ट है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि सेकुलरिज्म क्या है, सेकुलरिज्म को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सेकुलरिज्म मेनली एक ऐसा चीज़ है, ऐसा पर्सपेक्टिव है जहाँ पर हम रिलीजियन को सेपरेट करते हैं सिविल अफेयर्स और स्टेट से। मतलब सेकुलरिज्म, हम कह सकते हैं सेकुलरिज्म रिलीजियन के ओपोजिट है या फिर रिलीजियन के जो इफेक्ट्स है ये सारे इफेक्ट्स को कम करता है। हम जानते हैं कि हमारे आगे के ज़माने में, बहुत पुराने ज़माने में रिलीजियन का बहुत ज़्यादा महत्व था। सारी चीज़ें हम रिलीजियन के हिसाब से ही सोचते हैं और रिलीजियस लीडर्स जो सारी चीज़ें कहते थे वही हम फॉलो करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब ये सेकुलरिज्म कॉन्सेप्ट डेवलप्ड हुआ, मतलब जब धीरे धीरे हमारा रिलीजियन का इफेक्ट जब से कम होने लगा, हम रिलीजियन को बाकी सारे चीज़ों से सेपरेट करने लगे, तब ये सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ पर मेनली हम जो सिविलाइजेशन या फिर सिविल सोसाइटी है और हमारा स्टेट का जो काम है, ये सारे चीज़ों में हम जब रिलीजियन को सेपरेट करते हैं तो उसको कहा जाता है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा थिंकिंग प्रोसेस है जो रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस है और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है उनकी सिग्निफिकेंस को कम करता है, उनका जो इफेक्ट है उन इफेक्ट को कम करता है। ये मेनली एक साइंटिफिक फेनोमेना है। जब हम जितना ज़्यादा साइंटिफिकली सोचते हैं उससे ही इन सारे चीज़ों का उद्भव हुआ है। ये आया है उसी चीज़ से कि हमारा साइंटिफिक थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग जितना ज़्यादा डेवलप होगा हम उतने ज़्यादा ही सेकुलर होंगे, उतने ज़्यादा हम रिलीजियस थिंकिंग और प्रैक्टिस और उनके जो इंस्टीट्यूशंस है उनका इफेक्ट को कम कर सकेंगे। अब देखते हैं सेकुलरिज्म और सेकुलराइजेशन, ये दो कॉन्सेप्ट क्या है। सेकुलरिज्म
एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम सोशियो पॉलिटिकल आइडिया या फिर ये एक आइडियोलॉजी है, ये हम सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम स्टेट को अलग रखने की कोशिश करते हैं या फिर जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स है उनमें अलग रखने की कोशिश करते हैं रिलीजियन से। हमारे सोसाइटी को रिलीजियन से हम अलग रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन सेकुलराइजेशन क्या है? सेकुलराइजेशन है एक सोशल प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जो चलता जाता है, जो हमारे सेकुलरिज्म को बढ़ाने में यूज़ होता है या फिर हमारा सेकुलरिज्म को ज़्यादा इम्प्रूव करता है। सेकुलराइजेशन एक प्रोसेस है और सेकुलरिज्म उस प्रोसेस का एक रिजल्ट है। सेकुलरिज्म हमारा मेनली कौन सी जगह से डेवलप्ड हुआ है? जब हमारा रेनेसा पीरियड या फिर एनलाइटनमेंट पीरियड था, वहाँ पर लोग ज़्यादा रैशनली थिंकिंग करते हैं, ज़्यादा साइंटिफिकली थिंकिंग करना स्टार्ट करते हैं। उस टाइम पीरियड से हमारा सेकुलरिज्म का डेवलपमेंट हुआ है। ये जो टर्म है, ये सेकुलरिज्म टर्म कॉइन किया था जॉर्ज जैकब होलोक ने। उन्होंने सेकुलरिज्म को किस तरीके से डिफाइन किया था? उनका मानना था कि सेकुलरिज्म एक वे ऑफ थिंकिंग है, मतलब ये हमारा थिंकिंग का एक स्टाइल है, किस तरीके से हम रिलीजियन को हमारे बाकी सारे चीज़ों से सेपरेट करते हैं या फिर हम रिलीजियन को ऑपोजिट में किस तरीके से थिंकिंग कर सकते हैं। अब देखते हैं सेकुलरिज्म इन इंडिया। इंडिया के हिसाब से सेकुलरिज्म क्या है और ये कैसे इंडिया में डेवलप हुआ है। हम जब भी शुरुआत से अगर हम सोचें कि हमारा इंडिया का जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से डेवलप हुआ है, ये मेनली हमारा प्लूरलिज्म जो कॉन्सेप्ट है उस चीज़ से स्ट्रेंथन पाता है, मतलब उससे ही ज़्यादा ये शक्त होता है। इसका जो नींव है वो प्लूरलिज्म से ही आता है। प्लूरलिज्म का मतलब क्या है? प्लूरलिज्म का मतलब जब बहुत सारे सोच एक साथ होंगे। यहाँ पर हम प्लूरलिज्म मेनली कहते हैं बहुत सारे रिलीजन जब एक साथ इकट्ठा होके एकजुट होके चलना स्टार्ट करते हैं। इंडिया के हिसाब से इंडिया में सेकुलरिज्म उस टाइम से ही ज़्यादा हम देखते हैं। सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट उस हिसाब से इंडिया में डेवलप होता है। सेकुलरिज्म इंडियन ट्रेडिशन में ओपोजिट नहीं है रिलीजियन से। रिलीजियन के ऑपोजिट सेकुलरिज्म नहीं है अगर हम इंडिया के हिसाब से बोले। यहाँ पर जो है ये सेकुलरिज्म है ये रिलेटेड है कम्युनलिज्म से। कम्युनलिज्म मतलब क्या है? किसी एक कम्युनिटी को प्रेफरेंस देना, इस चीज़ को कहा जाता है कम्युनलिज्म। इस चीज़ का इफेक्ट को कम करने के लिए इंडिया में सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट आया था और आजकल हमारा जो इंडिया है कॉन्टेम्पोररी इंडिया, इसमें भी सेकुलरिज्म को हम ऑपोजिट नहीं मानते रिलीजियन के, हम इसे कम्युनलिज्म के हिसाब से सोचते हैं। कम्युनलिज्म का इफेक्ट को कम करने के लिए हम सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। हम जब यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो वहाँ पर जो रिलीजियन था वो मोनो रिलीजियस था, मतलब वहाँ पर एक ही रिलीजियन है। जो हम क्रिश्चियनिटी का बात करते हैं, यूरोप में सिर्फ एक ही रिलीजियन है। इसलिए वो लोग जब भी सेकुलरिज्म के बारे में सोचते हैं तो वो लोग सेकुलरिज्म को रिलीजियन के ऑपोजिट्स के हिसाब से सोचते हैं कि रिलीजियन जो जो चीज़ कहेगा उसको ना मानेंगे, उसको अगर हम ऑपोजिट में यूज़ करेंगे तो उसको कहा जाएगा सेकुलरिज्म। ये यूरोप के हिसाब से है। लेकिन इंडिया में इस तरीके का चीज़ नहीं है। इंडिया में एक रिलीजन नहीं है, इंडिया में बहुत सारे रिलीजन हैं। यहाँ पर फाइट्स, रिलीजन में भी फाइट्स है, प्रॉब्लम्स है, और जो लोग हैं उनमें भी प्रॉब्लम है, लोगों की थिंकिंग में भी प्रॉब्लम है। इसलिए हम यूरोप जिस तरीके से सेकुलरिज्म को इम्पोज कर रहा है उस तरीके से इंडिया में इम्पोज नहीं किया जा सकता। यूरोप में वहाँ पर दो रिलीजियन के बीच में कोई झगड़ा नहीं है, तनाव नहीं है। वहाँ पर सिर्फ एक ही रिलीजियन होने की वजह से वो लोग सिर्फ सेकुलरिज्म के बारे में डायरेक्ट सोच सकते हैं और उस चीज़ पर ज़्यादा अपना जो गुरुत्व है वो दे सकते हैं। इसलिए वहाँ का सेकुलरिज्म बहुत जल्दी डेवलप्ड हुआ
और रिलीजन के एगेंस्ट बहुत सारे लोग हैं जो रिलीजन को आप फॉलो नहीं करते। यूरोप में जो स्ट्रगल है वो मेनली था क्रिश्चियनिटी और चर्च और क्रिश्चियंस जो थे उनमें उस जगह पर स्ट्रगल था, मतलब प्रॉब्लम्स थे। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। रिलीजन में इंडिया में 2 रिलीजन के बीच या फिर 3-4 रिलीजन के बीच आपस में ही तनाव है। इसलिए वहाँ का सिचुएशन, यूरोप का सिचुएशन या फिर वेस्ट का सिचुएशन और इंडिया का सिचुएशन अलग तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। इंडिया का सेकुलरिज्म का बिगिनिंग हम किस टाइम पे देखते हैं? हम मेनली देखते हैं कि जब ब्रिटिश रूल्स थे इंडिया में, ब्रिटिश जब इंडिया में रूल कर रहा था, तब हम देखते हैं सेकुलरिज्म का आना। इंडिया में सेकुलरिज्म उस टाइम पे डेवलप्ड होना स्टार्ट हुआ था। ब्रिटिशर्स ने इस तरीके का रूल इम्पोज किया था कि वो सेकुलर रूल्स होंगे, सेकुलर लॉज होंगे, ताकि वो कोई भी रिलीजन को फॉलो ना करते हुए अपना एक सेकुलर लॉ जो हर किसी के लिए समान होगा, इस तरीके का रूल इम्पोज कर रहे थे। कोई भी रिलीजन को वो लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। तभी उस टाइम पीरियड पे ही हम इंडिया में सेकुलरिज्म का स्टार्टिंग देखते हैं। अब इंडिया के हिसाब से हमें कुछ चीज़ों को अच्छी तरीके से फोकस से समझना होगा। इंडिपेंडेंस जो स्ट्रगल था इंडिया का, यहाँ पर इंडिया में 2 तरीके का डाइकोटोमी देखा जाता था। एक था सेकुलर डाइकोटोमी और या फिर कम्युनल डाइकोटोमी। मतलब सेकुलर कम्युनल जो डाइकोटोमी था, इन दोनों के बीच में एक तनाव का सिचुएशन था। इंडिपेंडेंट स्ट्रगल के टाइम में हम ये सारे चीज़ें फॉलो करते थे, ये सारे चीज़ें देखते थे। ये हम थोड़ी देर बाद आखिर में ये सारे चीज़ों को और अच्छी तरीके से देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी इंडिपेंडेंट स्ट्रगल था, मतलब इंग्रेज के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमारे लीडर्स लड़ रहे थे, तो उन लोगों ने किस तरीके का जो अपना एजेंडा था, किस तरीके से बिल्ड किया था और किस हिसाब से उनके अगेंस्ट मूवमेंट्स किया था। उन लोगों ने कोई भी रिलीजन, जो भी लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो लोगों ने कभी भी रिलीजियस अथॉरिटी को या फिर हिंदू मुस्लिम्स का जो अथॉरिटी है या फिर थिंकिंग है, इसको कभी भी चैलेंज नहीं किया था। उन लोगों ने इसको चैलेंज ना करते हुए इनको इस तरीके से यूज़ किया था कि वो लोग चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम जो दोनों ही धर्म है, वो लोग अपने अपने धर्म को फ्रीली यूज़ कर सके, फ्रीली उसको अपना सके या फिर अपने अपने धर्म को मान सके। वो लोग कभी भी पॉलिटिकल लीडर्स कभी भी इस चीज़ को चैलेंज नहीं किए थे। वो लोग कभी भी रिलीजन को हटाने की बात ही नहीं किया था, क्योंकि उनको पता था इंडिया में रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए वो लोगों ने इसके प्रैक्टिस को, इनके प्रोफेस को अपनाया था, कि बोले थे कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, आपने अपने धर्म को प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन उनका जो मेन एजेंडा था, उनका मेन एजेंडा था कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकाल फेंके। इसलिए उन लोगों ने रिलीजन को कभी भी टच नहीं किया था, रिलीजन को अपनी जगह रखा और इनको रिलीजियस जो थिंकिंग है, इन रिलीजन के हिसाब से ही अपने अपने जो मूवमेंट्स है वो क्रिएट करने लगे और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट किए थे। ये पॉलिटिकल लीडर्स जो थे उस टाइम पे, इंडिपेंडेंट स्ट्रगल के टाइम पे, वो लोगों ने सिर्फ ऐसा ही नहीं किया कि हिंदू और मुस्लिम को अपना अपना प्रैक्टिस करने के लिए बोला, लेकिन उसके साथ साथ वो लोगों ने इस तरीके से अपना जो लीडरशिप है, लीडरशिप जनरेट किया। वो लोग रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, इस तरीके से जो भी धर्म है, हर धर्म को एकत्रित करने के लिए रिलीजियन का ही इस्तेमाल किया था। उन लोगों ने पॉलिटिकल जो प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस में भी इन रिलीजियन का यूज़ किया था, ताकि लोगों को इकट्ठा कर सके। ये रिलीजियन के यूज़ से ही वो लोगों ने लोगों को इकट्ठा करने का सोचा था, और इसमें वो लोग बहुत सफल भी हुए थे। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले तो तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने शिवाजी और गणेश फेस्टिवल को यूज़ किया था
पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जनरेट करने के लिए हिंदू मासेस में, हिंदू जो लोग थे उनमें पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जमाने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए शिवाजी और गणेश फेस्टिवल का यूज़ किया था। इन्होंने ये मेनली महाराष्ट्र में किया था। और गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था, उन्होंने हिंदू मासेस को इकट्ठा करने के लिए एक तरीके का यूज़ किया था कॉन्सेप्ट, और जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम मासेस है, उनको इकट्ठा करने के लिए दूसरी तरीके का मूवमेंट यूज़ किया था। गांधी जी ने हिंदूज को इकट्ठा करने के लिए राम राज्य का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, और जो मुस्लिम मासेस है या फिर मुस्लिम लोग हैं उनको इकट्ठा करने के लिए खिलाफत मूवमेंट का स्टार्ट किया था। इस चीज़ से हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि इंडिया में रिलीजियन का क्या इम्पोर्टेंस है, और जो भी पॉलिटिकल लीडर्स है उन लोगों ने रिलीजियन के बेसिस पे पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए किस तरीके से उन सारी चीज़ों को यूज़ किया था। इसलिए जो रिलीजियन है और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, इन सब को पॉलिटिकल एक्शन में यूज़ करने के लिए बार बार उन लोगों ने बहुत सारे अपना योगदान दिया था। पॉलिटिकल एक्शन को बढ़ाने के लिए रिलीजियन के हिसाब से बहुत सारे चीज़ों के उन्होंने ऐड किया था। इस वजह से रिलीजियन जो भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उनकी इस तरीके से कॉन्शियसनेस के वजह से, उनका इस तरीके से थिंकिंग की वजह से इंडिया में कभी भी सेकुलरिज्म कभी भी रिलीजियन से कोलाइड नहीं किया था, रिलीजियन से कभी भी वो भिड़ा नहीं था। इंडिया का सेकुलरिज्म इस वजह से कभी भी ये नहीं कहता है कि आप इस धर्म को पूरा ही ना मानो, इसको हटा दो यहाँ से, इस तरीके का बात नहीं करता है। यहाँ पर इंडिया में वो कहता है कि हमें एक साथ एकजुट होके चलना है। इंडिया का सेकुलरिज्म इस तरीके से डेवलप हुआ है। अब इंडिया के हिसाब से हम दो पैरेलल मूवमेंट्स देख सकते हैं इंडिया में। इंडिया के दो पैरेलल मूवमेंट मतलब एक साथ चलने वाले दो मूवमेंट्स हम इंडिया के प्री इंडिपेंडेंस टाइम पे देखते हैं। मतलब जब भी इंडिपेंडेंट स्ट्रगल चल रहा था उस टाइम पे दो तरीके का मूवमेंट चल रहा था। एक था यूनाइटेड पीपल ऑन द लाइंस ऑफ द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, मतलब इंडिया के जो लोग थे उनको इकट्ठा करना कॉलोनियल रूल के एगेंस्ट, मतलब जो भी ब्रिटिशर्स थे उनके एगेंस्ट लोगों को इकट्ठा करना चल रहा था, ये मूवमेंट चल रहा था। और दूसरा जो मूवमेंट था रिलीजियन के बेसिस पे, रिलीजियन के नाम पे लोगों को अलग करना। ये दो मूवमेंट इकट्ठा चल रहा था। लेकिन यहाँ पर हमें ज़रा गौर करके देखना होगा, ये जो रिलीजियन के बेसिस पे डिवाइड तो किया जा रहा था, लेकिन इनके अंदर भी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बजाय रखने के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे थे। खिलाफत मूवमेंट, राम राज्य का कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट उनमें भरे जा रहे थे ताकि वो लोग ब्रिटिशर्स के एगेंस्ट अपने आप को इकट्ठा करके उनके एगेंस्ट काम कर सके और इंडिया को स्वाधीन कर सके। अब देखते हैं 3 कंपोनेंट्स ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया। इंडिया में सेकुलरिज्म का 3 मेन कॉन्सेप्ट्स क्या है। इस जो चीज़ है, ये जो पॉइंट्स है, इसको आपको एकदम अच्छी तरीके से याद रखना होगा और एग्ज़ाम में इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करना होगा, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है इंडियन सेकुलरिज्म को समझने के लिए। यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स क्या क्या है हम देखते हैं। पहला जो है, the state would not attach itself to any one religion which would thereby established as the state religion। मतलब इंडिया का सेकुलरिज्म ये कहता है कि स्टेट जो है वो कभी भी कोई भी रिलीजन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे सकता, वो खुद के साथ कोई भी रिलीजन को अटैच नहीं कर सकता। इसलिए कोई भी स्टेट अपने आप को इस तरीके से डेवलप नहीं कर सकता कि वो अपने राज्य का या फिर अपने देश का कोई भी रिलीजन
अपने हिसाब से एस्टैब्लिश नहीं कर सकता। हर धर्म को समान मान्यता ही देनी होगी। फिर ऑल सिटीजन्स हैव द फ्रीडम ऑफ रिलीजियस बिलीव्स, मतलब हर जो इंसान है, हर जो धर्म का लोग है, मानने वाले लोग हैं, उन सब का अपना अपना रिलीजियस बिलीफ है और हर सिटीज़न का हक है कि वो अपना रिलीजियस बिलीफ फ्रीडम के साथ पालन कर सके। वो अपना बिलीफ सिस्टम जो है वो पालन कर सकेगा, उसको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, कभी स्टेट या फिर कंट्री इस चीज़ को रोकेगा नहीं। अब हम थर्ड कंपोनेंट देखते हैं। द स्टेट वुड एंश्योर इक्वालिटी अमंग रिलीजियस ग्रुप्स बाय एंश्योरिंग दैट वन ग्रुप वाज नॉट फेवर्ड एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। इसका मतलब क्या है? कोई भी स्टेट कोई भी रिलीजियस ग्रुप के बेसिस पे किसी को फेवर नहीं कर सकता, किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे सकता, किसी को ज़्यादा गुरुत्व नहीं दे सकता। हर जो रिलीजन है, हर रिलीजन का समान मान्यता ही देनी होगी। इसलिए इंडिया का जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये यूरोप के मुकाबले अलग तरीके से डेवलप हुआ। अगर हम यूरोप या फिर वेस्ट के बारे में बोले तो वहाँ पर एक ही रिलीजन है और उनका सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है कि कोई भी जो रिलीजन है उस रिलीजन को फेवर नहीं करना, उसके एगेंस्ट रहना, उसके ओपोजिटिव वो लोग सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। लेकिन इंडिया के हिसाब से ऐसा नहीं। इंडिया में बहुत सारे रिलीजन के होने के हिसाब से इंडिया का जो प्री इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है, उस टाइम के सारे चीज़ों के डेवलपमेंट के वजह से इंडिया का सेकुलरिज्म इस तरीके से डेवलप हुआ है कि वो बोलता है कि हर धर्म को मान्यता देनी होगी और हर धर्म के लोगों को अपनी अपनी बिलीफ सिस्टम फ्रीडम से पालन करनी होगी। हर कोई इस तरीके से अपना रिलीजन पालन कर सकता है फ्रीडम के साथ, और स्टेट कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा कि कोई भी रिलीजन को बंद करने के लिए या उनके लोगों को कभी भी हार्म नहीं कर सकता और किसी को ज़्यादा फेवर भी नहीं कर सकता कि नहीं ये रिलीजन को मैं ज़्यादा फेवर कर रहा हूँ, इसको ज़्यादा सुजुग सुविधा दे रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। हर रिलीजन को समान मान्यता देनी होगी। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ये सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।